हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग ओसीएम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। दूसरा, मैं आपको इस नोट्स के बारे में बताऊंगा जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस नोट्स के अंदर कि इस नोट्स के अंदर है क्या। इस नोट्स के अंदर ऑल चैप्टर के पॉइंटर है। ऑल चैप्टर के पॉइंटर मतलब क्या, लास्ट मोमेंट पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बुक खोल के सब बुक को आप पढ़ सको। तो एग्जाम में ऐसा बोला जाता है कि यदि आपका पॉइंट राइट रहेगा, अंदर के एक्सप्लेनेशन आप लोग अपने मन से लिखोगे तो भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसके लिए सबके हर एक क्वेश्चन के पॉइंट को बार बार रिवाइज करना जरूरी है। तो इस नोट्स के अंदर सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन का पॉइंट लिखा गया है, हर एक चैप्टर का। जैसे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके जो भी पॉइंट्स है सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या है, तो इसके यहाँ पर आपको पूरे पॉइंटर लिखे हुए हैं। हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल क्या है उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अभी आपको ये नोट्स चाहिए फ्रेंड, बहुत एफर्ट डालकर हम लोग नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस नोट्स के लिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग का टारगेट है 500 लाइक, तो इस वीडियो को मिलना चाहिए। आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देखोगे, आई होप सब लोग लाइक करोगे, क्योंकि इतना एफर्ट डाल के आपके लिए नोट्स रेडी कर रहा हूँ मैं और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इतना तो आप लोग कर सकते हो मुझे मोटिवेट करने के लिए। और फ्रेंड, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा एफर्ट जो है लगना चाहिए कि आप लोग के हेल्पफुल है। आप लोग के लिए ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, आप लोग के लिए ग्रुप में बनाया हूँ जिसके अंदर मैं नोट्स सेंड कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, प्लस पॉइंटर रेडी करके दे रहा हूँ। तो आप लोग इतना तो कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी ये नोट्स कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उससे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी उसमें 800 से 900 लोग ज्वाइन है, आप लोग भी ज्वाइन कर लेना। तो जिसके बाद में ये वीडियो के जो इसका नोट्स है मैं आप लोग को जरूर शेयर कर दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ इस नोट्स के अंदर क्या है, मैं पढ़ के कुछ बता देता हूँ, क्योंकि हर एक चैप्टर का पूरा एक्सप्लेन करने जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी, इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सबसे पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो पॉइंट है यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग को जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। बोलता है कि जो मैनेजर रहता है वो मैनेजर को काम को डिवाइड कर देना चाहिए। ऐसे एक ही पर्सन के ऊपर काम आ जाएगा तो फिर काम कंप्लीट नहीं होता है। यदि हम लोग काम को डिवाइड कर देते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप में, तो ऐसे में क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपने टास्क को, अपने काम को कंप्लीट कर देता है और काम समय पे हो जाएगा, टाइम पर हो जाएगा। तो पहला है प्रिंसिपल, हेनरी फॉयल को क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा प्रिंसिपल जो हेनरी फॉयल का है, यहाँ पर दूसरा प्रिंसिपल जो है हेनरी फॉयल का, वो क्या बोलता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका बोलना है कि जो यदि कोई मैनेजमेंट का कोई काम है, यदि किसी पर्सन को आप अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, और किसी पर्सन को यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको अथॉरिटी भी दो। यदि दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो अथॉरिटी का भी मिस यूज होगा और रिस्पॉन्सिबल होकर पर्सन काम नहीं कर पाएगा यदि उसके पास अथॉरिटी नहीं रहेगा। और यदि अथॉरिटी है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर वो उसको मिस यूज करेगा। ये प्रिंसिपल कौन सा बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, इसका बोलना कि जो एम्प्लॉय है, जो लोग काम करते हैं, वो काम को डिसिप्लिन में होके करना चाहिए, ठीक है, सिस्टमेटिक वे से काम करना चाहिए, डिसिप्लिन से काम करना चाहिए। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, इसका बोलना कि जो हम लोग को कमांड है या जो हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग करने का जो कमांड हम लोग का, वो किसी सुपरवाइजर आपका एक ही होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे सुपरवाइजर नहीं होने चाहिए कि सब लोग जिसको जाके रिपोर्ट करें वो अलग अलग पर्सन नहीं होने चाहिए, एक ही पर्सन होना चाहिए। ऐसे सेम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, बोलता है कि जो डायरेक्शन देने वाला पर्सन रहना चाहिए ना वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्सन, एक कोई बॉस आके बोलता है ये काम करो, दूसरा बॉस आके बोलता है ये काम मत कर, चल ये काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, जिसको रिपोर्ट करेंगे एम्प्लॉय वो भी एक ही होना चाहिए और जिससे डायरेक्शन मिलना चाहिए वो भी एक ही होना चाहिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट
ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है यहाँ पर जो प्रिंसिपल है ना, सबऑर्डिनेट मतलब जो आपके एम्प्लॉय, इन लोग का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए, सब लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना चाहिए। ये कौन बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए हम लोग को काम करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है? ऊपर से नीचे ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। टॉप लेवल का मैनेजमेंट कुछ बोला तो उसको मिडिल लेवल फॉलो करना चाहिए, मिडिल लेवल से लोअर लेवल के मैनेजमेंट, फिर सबऑर्डिनेट के पास आना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन रहना चाहिए तो सेंट्रलाइज में होना चाहिए, टॉप से लोअर लेवल तक होना चाहिए, और लोअर लेवल से कोई इंफॉर्मेशन जा रहा है तो टॉप लेवल तक एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए जाना चाहिए। वो अपने बॉस को ऐसे ऊपर तक जाना चाहिए, सेंट्रलाइज चैनल को फॉलो करना चाहिए। प्रिंसिपल और रेम्यूनरेशन क्या बोलता है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको जो प्रिंसिपल रहेगा ना, वो क्या जो उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए वो फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए जो उनके फेवर में रहे, सही तरीके से उनको कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने की भी फैसिलिटी हो सके तो बेनिफिट एक्स्ट्रा देना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करते हैं। दूसरा यहाँ पे कुछ अभी हम लोगों ने टोटल कितना 8 प्रिंसिपल पढ़ लिए, 2 और पढ़ लेते हैं। अपने को एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है, इसमें से 5 मोस्टली पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होना चाहिए, मतलब सब इक्वल होने चाहिए, सबको सेम वो दिया रहना चाहिए, मतलब सबको सेम वैल्यू दिया जाना चाहिए, कोई फेवरेट अनफेवरेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द टेनर, यदि किसी को जॉब पे अपॉइंट कर रहे हो तो उसको कुछ पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए अपॉइंट करो, ऐसा नहीं कि उसको डर रहे मन में कि कभी भी निकाल देंगे। यदि उसको ऐसा डर रहेगा कि उसको जॉब पर से कभी भी निकाल देंगे तो फिर वो बिजनेस में आएगा नहीं, काम नहीं करेगा, ठीक है, तो ये सब इसके सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? स्टेबिलिटी देना जरूरी है। दूसरा यहाँ पर हम लोग को ये सब टेक्निक है, आप लोग ये पॉइंटर मैं लिख दिया हूँ, एक बार पॉइंटर को आप लोग पढ़ ले तो एग्जाम में कुछ ना कुछ आप अपने मन से लिख सकते हो। सेकंड चैप्टर है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन एग्जाम में शायद पूछ ले। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग का? तो सबसे पहले क्या है, ये देता है फैसिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन, कैसे काम करना है, कैसे मैनेज करना है, ये काम किसका होता है? ऑर्गेनाइजिंग का होता है। ब्रिंगिंग द स्पेशलाइजेशन, यदि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं तो इससे स्पेशलाइजेशन आता है, स्पेशलाइजेशन होता है। डिफाइन द जॉब प्रॉपरली, ये बताता है कि कौन से काम को कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ठीक है, कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे लिखा है बच्चा, और क्लियरलीफाई दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग का काम है क्लियरलीफाई करने का, किसकी क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद इस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का भी काम किसका? ऑर्गेनाइजिंग का है। हेल्प फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे से काम हो, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी भी है यहाँ पर। हेल्प फॉर द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ के लिए भी जरूरी, ठीक है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी ये जरूरी है। क्रिएट सेंसनेस ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है, क्रिएट सेंसेस ऑफ सिक्योरिटी मीन्स यहाँ पे इसको छोड़ देते पॉइंट्स को। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया है स्कोप ऑफ इनोवेशन, यदि हम लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होकर काम करते हैं तो इनोवेशन इससे आता है। हेल्प ऑफ द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सब इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी स्टाफिंग के भी पॉइंटर है, हर एक क्वेश्चन के मैं पॉइंटर लिखा हूँ तो आप लोग वहाँ से इसको ये सब चीज़ें क्या कर सकते हो, इस नोट से पढ़ सकते हो। सिर्फ मैं इसमें से कुछ बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लग रहे हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक चैप्टर से। चैप्टर 3 में यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरप्रेन्योर दिया है। क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर के अंदर क्वालिटी क्या होना चाहिए, एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो पहली बात, वो डिसिप्लिन होना चाहिए, जो काम करता है डिसिप्लिन से काम करना चाहिए एकदम, ठीक है, एकदम डिसिप्लिन रहना चाहिए उसके अंदर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए काम करने का, उसके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो डिसिप्लिन होता है, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया तो सो जाना, काम ना करना, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अपने काम को प्रॉपर टाइम पे सिस्टमेटिक वे से करते रहना चाहिए। दूसरा कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए काम को करने के लिए। ओपन माइंडेड होना चाहिए, सब तरफ से सोचना चाहिए क्या गलत हो सकता है क्या सही हो सकता है। सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, कोई आके उसको फोर्स नहीं करेगा ये काम करो। जो बिजनेसमैन होते हैं वो सेल्फ स्टार्टर होते हैं, मतलब खुद से मोटिवेट होकर काम करते हैं। कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, एक दूसरे को कॉम्पिटेट करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी होना चाहिए, उनके माइंड में नई नई चीज़ें आती रहनी चाहिए, क्रिएटिविटी हमेशा आना चाहिए। डिटर्मिनेशन रहना चाहिए, चीज़ों को लेके एकदम बोलते हैं डिटरमाइन होना चाहिए काम को करने के लिए। आगे लिखा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। उसके जो एक क्वालिटी ये भी होता है एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन के अंदर की स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, लोगों से बात करके बिजनेस लाना, बिजनेस करना, ये सब क्वालिटी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक्स होना चाहिए, अपने काम के प्रति एकदम बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा, सिस्टमेटिक ऐसे काम को कंप्लीट करूंगा। स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक भी होना जरूरी है। पैशन होना चाहिए, शौक से काम को करना चाहिए। तो ये सब इंटरप्रेन्योर की क्या है, क्वालिटी है। फंक्शन क्या है, इंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेशन करना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के प्रति डिटरमाइन होना चाहिए, डेवलप द मार्केट डेवलप करना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, गुड रिलेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग फंड होना चाहिए, टेकिंग डिसीजन लेने में रहना चाहिए, एकदम हेल्पफुल। तो ये सब इसके कैरेक्टर, इसके बोलते हैं ना फंक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या इंटरप्रेन्योर के है, तो ये सब आप लोग एक बार पढ़ लेना। इसके बाद हम लोग बिजनेस इथिक्स चैप्टर से फीचर्स ऑफ सर्विस क्या है पढ़ लेते हैं। इंटेंजिबिलिटी होता है, ठीक है, इनसेपरेबल होता है, हम लोग को सर्विस को हम लोग देख नहीं सकते। इंटेंजिबल सर्विस होता है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। दूसरा इनसेपरेबल है, इसको हम लोग सेपरेट भी नहीं कर सकते, मतलब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस को हम लोग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं हम लोग कर सकते। यहाँ पे जो भी सर्विस है आपको उसी टाइम देना पड़ेगा, कंटिन्यू देना है यहाँ पर सर्विस को। पेरिसिबिलिटी, सर्विस को एक दिन अवधि हम लोग नहीं देते तो पेरिसेबल होती है, चली जाती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, हम लोग इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी इसमें अलाउ, मतलब इंपॉर्टेंस है। टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, सेंट्रल बैंक होती है जो कि अपेक्स बॉडी होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की। कॉमर्शियल बैंक जो बिजनेस की काम करती है, ठीक है, जो अपना बिजनेस करती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए जो काम करती है, उसे हम कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। कोऑपरेटिव बैंक होती है, कोऑपरेटिव बैंक का भी यही काम रहता है, जो कि कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होती है। डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करती है, बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक है। एक्सचेंज बैंक फॉरेन करेंसी, ये सब चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए काम करती है। रीजनल रूरल बैंक जो रूरल एरिया में होती है। इसके अलावा सेविंग बैंक है, ठीक है, स्वयं सेविंग बैंक, ठीक है, पैसे को सेव के लिए हम लोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, स्पेशलाइज्ड बैंक है। तो ये सब टाइप्स ऑफ बैंक है, इसे आपको एक बार रीड कर लेना है। आपको बुक मिल जाएगा तो आप आराम से ये नोट से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के आगे के जो भी क्वेश्चन रह गए इंपॉर्टेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप लोग इसे पढ़ के रखना है। थैंक यू सो मच।